साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास मुलाकात में। खास मुलाकात के तहत हम ऐसी शख्सियतों से रूबरू होने की कोशिश करते हैं जो समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो पिछले 6 दशक से सार्वजनिक जीवन में एक अलग किस्म की पहचान रखते हैं। राजनीति के क्षेत्र से वह जुड़े रहे, पर इसके बावजूद भी उनको साहित्यिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक अलग निगाह से देखा गया। राजनीतिक क्षेत्र में अजातशत्रु की उनकी छवि रही। हर स्तर पर उन्हें बेहद सम्मान के साथ न केवल उनके दल के लोगों ने बल्कि विरोधी दल के लोगों ने भी देखा। चुनावी राजनीति से उन्होंने कुछ समय पहले संन्यास ले लिया, लेकिन सक्रिय जीवन से संन्यास नहीं लिया है। जीवन के 8 दशक पूरा कर चुका यह शख्स आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहता है। विषय उनकी सक्रियता रहती है, विषय उनकी सोच रहती है, विषय उनका संपर्क रहता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के ख्याति प्राप्त शख्स सत्यनारायण शर्मा जी के। सत्यनारायण शर्मा जी अनगिनत बार विधायक रहे, मंत्री रहे और साथ साथ एक बेहद शानदार इंसान भी रहे। उनके 8 दशक के जीवन पूरा करने पर उनके सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन रायपुर में होने जा रहा है। इस खास मौके को खास बनाने के लिए हम ये खास मुलाकात कर रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम इस खास मुलाकात के लिए समय निकालने के लिए। ये आपका आदेश सिरों पर ही। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं सर जी। जीवन के 8 दशक आप पूरा कर चुके हैं। जी जी। पीछे मुड़कर देखते हैं जी। तो कौन सा ऐसा घटनाक्रम है जो सत्यनारायण शर्मा जी को भुला ही नहीं भूलता बालपन का? यहाँ से शुरू करते हैं। जी जी जी। देखिए हिमांशु जी, आप सबका बड़ा स्नेह और आशीर्वाद रहा है कि मैंने हमेशा लोगों की सेवा करने में, लोगों की मदद करने में, लोगों को सही रास्ता दिखाने में काम किया। और मेरे पितामह के संस्कार ने जो संस्कार मुझे दिए और जो बातें उन्होंने बताई, उनको मैंने हमेशा के लिए हृदय में बिल्कुल संजो कर रखा और उन्हीं पर मैं काम करता रहा। छात्र जीवन के बाद मैं युवक कांग्रेस में सक्रिय रहा। उसके बाद कांग्रेस में मेरी उम्र अधिक होने के कारण फिर मैं कांग्रेस में काम करता रहा और पहली बार मैंने 1985 में चुनाव लड़ा मंदिर हसौद विधानसभा क्षेत्र से। जी। दुर्भाग्य की बात यह रही कि मंदिर हसौद विधानसभा क्षेत्र का नामो निशान खत्म कर दिया गया। रीजन जो भी हो उसको कहना उचित नहीं है। फिर मुझे नई जगह तलाशनी पड़ी और फिर रायपुर ग्रामीण से मैंने अपनी सेवाओं को देने के लिए लोगों से परामर्श किया। लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा कि एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ चुनाव हारने के बाद लगभग 28 वर्ष से वापस कभी गया ही नहीं, एक दिन के लिए भी। जी। उसका खामियाजा भी मुझे एक बार उठाना पड़ा और उसके बाद फिर 2 बार में लगातार चुनाव वहां से जीता। मेरे लोगों के संबंध ऐसे पारिवारिक संबंध जैसे रहे लोगों से, इसका पूरा भरपूर लाभ मुझे मिला। और उसके बाद अधिक उम्र हो जाने से और उम्र दराज हो जाने से मैंने फैसला किया कि राजनीति में नौजवानों को अब आने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए मुझे अब दूसरों को मौका देने की बात सोचनी होगी और तब मैंने इस बात की घोषणा भी कर दी कि मैं अब कोई चुनाव में नहीं लड़ूंगा। ये है कि जब तक जिंदा हूं तब तक सक्रिय रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, लोगों की तकलीफ को जानने की कोशिश करूंगा और उनकी तकलीफ को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। ये मेरा संकल्प रहा। आप बहुत आगे आ गए, मुझे अभी थोड़ा पीछे बात करनी है। जी। आपने अपने पितामह का जिक्र किया। जी। हमारे दर्शकों को शायद जानकारी ना हो, सत्यनारायण शर्मा जी बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। जिन पितामह की वो बात कर रहे हैं उनका नाम झब्बरमल शर्मा जी था। झब्बरमल शर्मा जी बहुत ही हिंदी साहित्य का सम्मानित नाम रहा है, प्रख्यात साहित्यकार रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। जी जी। कि फिर क्या जरूरत आने पड़ी थी सत्यनारायण जी को राजनीति के क्षेत्र में आने की? सत्यनारायण जी को जब संस्कार मिले थे, परिवेश मिला था, माहौल मिला था, तो आप अच्छे पत्रकार हो सकते थे, अच्छे साहित्यकार हो सकते थे, अच्छे अखबार के संचालक हो सकते थे। ये कहाँ सियासत के चक्कर में पड़ गए थे सत्यनारायण जी? कैसे पड़ गए? भाग्य जिधर ले जाता है उधर इंसान चल देता है। जी। उस वक्त राष्ट्रमाता अमर शहीद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार का भी मुझ पर पूरा असर रहा, क्योंकि मोतीलाल जी नेहरू के बड़े भाई साहब नंदलाल जी नेहरू जी
ये हमारे गांव के पास के स्टेट के वो दीवान थे, और इसलिए पूरी तरह से नेहरू परिवार और इंदिरा गांधी जी के परिवार का, उनके आदर्शों का भरपूर असर मुझे मुझ पर रहा, और इस कारण मैं राजनीति में प्रवेश कर गया। और लेकिन उसके साथ साथ मैंने कभी लिखना पढ़ना भी बंद नहीं किया। कुछ हद तक मैं लिखता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन अंतर्गतवा एक राजनीति का जो रहता है चस्का, वो लग जाने के कारण भी ये दिक्कतें हुई। रमेश भाई जी मुझसे पूछा करते थे कि भैया चुनाव तो नहीं लड़ोगे, तो मैं उनसे कहता था भाई मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी अगर आदेश देगी तो मेरी मजबूरी होगी जी। क्योंकि इंदिरा कांग्रेस के हम संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, इसलिए 85 में पहले चुनाव में मुझे लड़ना पड़ा। पर राजनीति में आपको विधिवत लाया कौन? आपके पिताजी ने कहा बेटा चला जा राजनीति में, बढ़िया काम है और किसी के काम के लायक नहीं दिख रहे, या कोई आपने आसपास ऐसा व्यक्ति देखा कि राजनीति में बढ़िया है इसलिए आप राजनीति में आए क्यों राजनीति में? देखिए राजनीति में अर्जुन सिंह जी से संपर्क रहा मेरा जी, दिग्विजय सिंह जी संपर्क रहा, बाकी का विद्या भैया श्यामाचरण जी संपर्क रहा, लेकिन ये दोनों नेता काफी सटीक लगे मुझे, और इसलिए इन्होंने जो रास्ता दिखाया इस पर मैं चल पड़ा। और अर्जुन सिंह जैसे एक कुशल राजनेता थे जो शिक्षाविद के रूप में भी अर्जुन सिंह जी को देखते थे। अर्जुन सिंह जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, इसलिए कुल मिलाकर के हम सबको पर पूरा असर पड़ा। धीरे धीरे दिग्विजय सिंह जी यूथ कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। दिग्विजय सिंह जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे यूथ कांग्रेस में, और उसके बाद उनके साथ भी मैंने राजनीतिक यात्रा की, और उनके कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही मैं फिर उनके मंत्रिमंडल में शामिल भी हुआ। सुबह अब तो आप चुनावी राजनीति से संन्यास ले लियो। जी जी बिल्कुल। जीवन में जो कुछ भी पाना वाना था वो तो आपने पा ही लिया। जी जी। सम्मान भी पर्याप्त आपको मिल गया, तो अब तो आप सच सच बोल सकते हो। जी जी। आपसे जानने में दिलचस्पी ये है कि आप छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा नाम रहे, पर छत्तीसगढ़ की सियासत की जब बात आती थी तो शुक्ल बंधुओं की बात आती थी। जी जी। श्यामाचरण शुक्ला और विद्याचरण शुक्ला। जी जी। और अब युवक कांग्रेस की बात करें तो यहाँ तो चिरयुवा थे विद्याचरण शुक्ल जी। जी जी। पर सत्यनारायण शर्मा जी को कभी विद्याचरण जी और श्यामाचरण जी के साथ नहीं देखा गया। आप शुक्ल बंधुओं के विरोधी के तौर पर पहचाने गए। जी। क्या कारण रहा? देखिए शुक्ल बंधुओं के साथ सत्यनारायण शर्मा वैसे नहीं जुड़े जैसे बाकी जुड़े हुए थे। उसका मुख्य कारण ये था कि इन दोनों नेताओं के आसपास मैंने हैव नॉट लोगों को मैंने नहीं देखा जी, बहुत कम देखा। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो लोग इनके इर्द गिर्द बहुत कम दिखाई दिए। हालांकि मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ जी, लेकिन मेरा मानना था कि आज राजनीति में उन लोगों की सहायता करने की जरूरत है जिनके पास कुछ भी नहीं जी। और यहीं पर विद्याचरण जी शुक्ल से मुझसे कुछ बातें हो गई, और मैंने ऐसा सवाल उनसे कर दिया था जिसके कारण मुझे उनके कोप भाजन का शिकार होना पड़ा जी। और ये कोप भाजन कब हुए आप? 1975 के दौर में या 80 के दौर में? 1977 के बाद 80 के दौर में जी। उन्होंने मुझे विद्याचरण जी की कृपा से, मैं कांग्रेस से मुझे 6 साल के निकाल दिया था जी। लेकिन पर वो घटना थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ था ऐसा जिसके कारण आप बाहर निकाल दिए गए थे? देखिए विद्याचरण जी को मैंने एक ही सवाल पूछ लिया था कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देना चाहिए जो जिसके बदन पर एक लंगोटी हो, जो मुश्किल से एक जुल खाने का इंतजाम करता हो। ये मैंने एक सवाल उनसे ऐसे कर दिया था जिससे वो काफी नाराज हुए, क्योंकि मैंने देखा कि सुविधा भोगी लोग, उद्योगपति लोग, काफी बड़े बड़े लोग उनके इर्द गिर्द उनके नजदीक रहा करते थे, और गरीब आदमी को बहुत कम मैंने उनके आसपास देखा। इसलिए हमारे नौजवान थे, थोड़ा जोश था, इसलिए ऐसा सवाल उनसे मैंने कर दिया। और उसका नगर निगम के चुनाव थे, तब विद्याचरण जी ने मुझे कुछ भी कहिए, यानी आदमी इंसान राजनीति में कोई बढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, बड़ा नेता जी। तो वो उसके पीछे घटनाक्रम था। और मैं नंद कुमार जी पाठक हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके दस्तखत से वो मेरे निष्कासन का आदेश हुआ, और उसके बाद नंद कुमार जी ने इस्तीफा दिया जी। उनको ये राजनीति पसंद नहीं आई, मेरे पास आए, बोले भैया मुझसे बड़ा अन्याय हुआ है,
मेरे दस्तखत से आज आपको निकाला गया है, लेकिन मैं अब राजनीति नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस में वापस किसकी बदौलत आए सत्यनारायण जी उस समय? तो उस वक्त अंतुले साहब, जी, अब्दुल रहमान अंतुले साहब ने, और प्रभुनारायण टंडन जी जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे पीसीसी के, जी, जब मैंने पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी प्रभुनारायण टंडन जी को बताया तो उन्होंने तत्काल मुझे किसी भी लड़के को आवेदन देके भेजने को कहा। मैंने एक हमारे मोहल्ले के हमारे बड़े करीबी हमारे मित्र जलील कबीर साहब से कहा कि आप चले जाइए भोपाल, मेरा आवेदन देख टंडन साहब से मिल लीजिए, और टंडन साहब ने तत्काल वो स्टे ऑर्डर मुझे दिया। और उसके बाद अब्दुल रहमान अंतुले साहब ने मुझे मेरे निष्कासन को जो स्टे ऑर्डर था उसको पूरी तरह से उसको स्थायी रूप से उसको मुझे मेरी सीनियरिटी मेंटेन करते हुए और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राजनेताओं को थोड़ा सा कुछ डांट फटकार भी उन्होंने लगाई कि ऐसे कार्यकर्ता को तुमने निकाला क्यों। सर ये बताइए, ये चुनाव लड़ने का मौका आपको कैसे मिला? चुनाव लड़ने का मौका, मैं मंदिर रिसोर्ट क्षेत्र में काफी लोगों की सेवा करता था जी। तो जब सर्वे पार्टी ने कराया तो उस वक्त मेरा नाम आया कि यही लड़का जीत सकता है रमेश बैस जी के मुकाबले में। पर ये चुनाव तो आप पहली बार 1985 में लड़े, उस समय कहाँ इस प्रकार से सर्वे वर्वे हुआ करते थे जो आजकल कंपनियां उन्हें लगाती थी? जानकारी या उस समय पर भी ऐसे सर्वे कंपनियां थी? कंपनियां नहीं थी, लेकिन नेताओं को पूरी जानकारी रहती थी। नेता लोग खूब खोजबीन करते थे, तलाशते थे, पॉपुलरिटी का मापदंड देखते थे कि आदमी लोकप्रिय है कि नहीं, जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, लोगों के बीच में व्यवहार कैसा है, ये सब चीजों का आकलन तो करते थे। तो एक बात बताइए, जनता के स्तर पर आवाज आई इसलिए सत्यनारायण शर्मा 1985 में मंदिर हसौद से प्रत्याशी बने? जी। या कोई आका आपने ठीक ढूंढ लिया था दिल्ली भोपाल में, इसके कारण से टिकट पा गए? ऐसा कुछ नहीं। 77 में मैंने अपने पितामह से उनसे जिक्र किया कि राजनीति में मैं इच्छा रखता हूं, तो उन्होंने कमलापति त्रिपाठी जी को एक चिट्ठी लिखी जी। कमलापति त्रिपाठी जी से मिलने गया, उसके बाद वो काफी हर्षित हुए और उन्होंने नोट्स बना के इंदिरा जी को भेजा, और उमाशंकर जी दीक्षित जी को उन्होंने फोन किया कि पंडित जी का ग्रैंडसन आ रहा है, मैं भेज रहा हूँ, आप भी नोट्स बना के भेज दीजिए। तो इंदिरा जी ने नोट्स भी इंदिरा जी को भेजा, उमाशंकर दीक्षित जी ने। वो नोट शायद राजीव गांधी जी के हाथ लगे, उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद अर्जुन जी से पूछा कि ये लड़का कौन है, इसको बुलाओ। तब मुझे राजीव गांधी जी ने बुलाया, बुला के पूछा कि आप जहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, ऐसा रमेश बैस जी ने ऑफर दिया। पहले तो मैं विचलित हुआ, बाद में मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आपके आशीर्वाद से मैं जमानत जब्त कराऊंगा उनकी, ये मैंने कह दिया। तो उनका तत्काल तुम चल लौट जाओ, अभी 1 मिनट में रुकने की जरूरत नहीं, तुमको चुनाव लड़ना है जी। और राजीव गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और पहला चुनाव 85 में लड़कर मैंने सफलता प्राप्त की। पहला चुनाव होगा रमेश बैस जी के खिलाफ था। रमेश बैस लगातार लोकसभा का चुनाव जीते, पर विधानसभा के संदर्भ में आपके हाथों खेत रहे। जी देखिए, उस चुनाव का कुछ स्मरण आपको है? जी बिल्कुल। रमेश बैस जी पार्षद भी रहे हैं, रमेश बैस जी व्यवहार कुशल नेता रहे हैं, यही कारण है कि लोकसभा में लगातार वो जीतते भी रहे। लेकिन विधानसभा में चूंकि वहाँ के मालगुजार थे, उनके कई गांव थे उनके, और ऐसी स्थिति में वे विधानसभा में उनका परिवार या वो कोई बहुत ज्यादा सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। 3 बार उनके भाई श्याम बैस जी भी चुनाव लड़े जी, वो भी सफल नहीं हो पाए। इस तरह से 5 बार मैं वहां से चुनाव लड़ा और मैंने बराबर लोगों की सेवा करने का जो मेरा संकल्प था वो पूरा भी हुआ। और लोग जब मंदिर रिसोर्ट विधानसभा खत्म हो गई तो लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ। अच्छा, मंदिर हसौद विधानसभा खत्म हो गई, और जब सत्यनारायण जी ने राजनीति शुरू की थी उस समय एक राज्य था, उसका नाम था मध्य प्रदेश। और जब सत्यनारायण शर्मा राजनीति के शीर्ष पर थे उसी समय में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नया राज्य अस्तित्व में आया, उसका नाम था छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ बनना सत्यनारायण शर्मा जी को कितना भारी पड़ा? देखिए, छत्तीसगढ़ तो बनना इसलिए अनुकूलता के साथ था कि छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट तेजी से होगा, ये हम लोगों के अनुमान थे। दूसरा, जो रेवेन्यू मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के लिए रेवेन्यू छत्तीसगढ़ से दी जाती थी,
उसका भी बहुत ज़्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रहा था। हम लोग को सोच रहे था छत्तीसगढ़ यदि बनेगा तो डेवलपमेंट होगा और छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में काम आएगी, इसलिए हम लोग भी चाहते थे छत्तीसगढ़ बने और छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ तो बन गया, लेकिन पर सत्यनारायण शर्मा जी के साथ छत्तीसगढ़ बनने के बाद क्या हुआ? लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही मेरी विधानसभा मंदिर सौध विलोपित हो गई और मुझे नई जगह तलाशनी पड़ी। मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार चुनाव लड़ा था पहले कभी, वो चुनाव हारने के बाद 1 घंटे के लिए उस क्षेत्र में वापस नहीं गया जी। तो भाजपा का एक मजबूत गढ़ बन गया था। फिर मैंने उस भाजपा के गढ़ को एक बार पराजित होने के बाद में फिर मैंने उसको नर्स किया और उसके बाद उसमें 2 बार विजय हासिल हुई। लेकिन मैं समझना ये चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ सत्यनारायण जी, उस समय पे तमाम नाम मुख्यमंत्री के तौर पर हवा में थे। विद्याचरण जी की तो खुलकर दावेदारी थी, बिल्कुल। मोतीलाल वोरा जी भी अपने घर में बैठे बैठे उम्मीद के साथ थे। श्यामाचरण जी को भी लगता था कि हो सकता है मुझे बुलावा आ जाए। पर उस समय पर सक्रिय राजनीति में सबसे दमदार नेता जो माना जाता था वो सत्यनारायण शर्मा को माना जाता था। दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल का बड़ा दमदार चेहरा थे सत्यनारायण शर्मा, पूरे मध्य प्रदेश में तूती बोलती थी। सत्यनारायण शर्मा उस समय कहां चूक गए मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में, और जोगी जी का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस को कितना भारी पड़ा? अजीत जोगी देखिए राज्यसभा के सदस्य थे और दिल्ली के संपर्क में ज्यादा थे, और मैंने सुना है कि सामाजिक स्थिति से अजीत जोगी को मौका मिल गया। हम सब लोगों ने स्वीकार किया। दिग्विजय सिंह आए थे और कई राष्ट्रीय नेता आए थे, लेकिन हम लोगों ने फिर जो पार्टी का आदेश है उसको सिरोधार किया, जोगी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस जोगी जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ जातीय संघर्ष जो था वो चरम सीमा पहुंचा था, और उसमें अधिकारियों का भी कुछ रोल था। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो अजीत जोगी जी के साथ में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देते थे और अपने ढंग की राजनीति करना चाहते थे। उससे नुकसान हुआ कांग्रेस को। अजीत जोगी जी की सरकार नहीं बन पाई और रमन सिंह जी की सरकार बनी। ये परिस्थिति बनी तो हम लोग तो विफल हो गए थे उसमें, क्योंकि पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको मानना हम लोगों की जिम्मेदारी होती थी। इसलिए जोगी जी को शहर से हमने स्वीकार किया, लेकिन अंतराल में असफलता काफी मिली हमको। 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ गठन को। जी जी। जिस समय पर राज्य का गठन हुआ था और आज जो राज्य की स्थिति है, जी जी। कितना उम्मीदों के अनुरूप या कितना उम्मीदों के विपरीत देखते हैं सत्यनारायण शर्मा जी छत्तीसगढ़ को? देखिए, उम्मीदों के अनुरूप तो इस माने में कहा जा सकता है कि रेवेन्यू का बड़ा भारी भू हिस्सा छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है, लेकिन करप्शन की जो बीमारी है ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इसका सदुपयोग, किसी चीज का रेवेन्यू का सदुपयोग भी नहीं हो सकता, ऐसा भी मान कर चलते हैं। कई दिक्कतें, एक तो जातिगत बातें बहुत ज्यादा हुई, दूसरा जो करप्शन के मामले हुए, चाहे सरकार किसी की भी हो जी, हर सरकार में करप्शन चरम सीमा पर हुआ। लोगों को निराशा हाथ लगी और लोग चाहते थे कि बेहतर सरकार आए, लेकिन कुछ ये कहा जा सकता है कि गलतियां हुई हैं जी, और गलतियां भी इस स्तर पे हुई हैं कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। आपस में संवाद और कंसल्टेशन की कमी भी देखी गई, जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन जब जागो तब सवेरा जी। अब पार्टी के नेता लोग, हम लोग सब ये महसूस कर लें कि गलतियां हुई हैं, गलतियों को सुधार लें, फिर अनुकूलता के साथ बातें बन सकती हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जी। जब जागो तब सवेरा, तो अभी जागे, कभी भी सोई रहे। देखिए, ये तो समय वक्त बताएगा कि सो रहे थे या जाग रहे थे, लेकिन अच्छा संवाद करना एक अलग बात है जी, अच्छा व्यवहार करना, ईमानदारी के साथ काम करना एक अलग बात है जी। दोनों में अंतर है। तो जो हम कहें उसको फिर उस बातों पर खरे उतरने चाहिए। जनता को विश्वास हो कि जो हमारा राजनेता जो कह रहा है वो पूरी तरह से सत्यता की ओर है और जो उस पर अमल करता है, और कोई दोष रहित बातें साफ साफ जनता को दिखाई देनी चाहिए। आजकल काफी जागरूक लोग हैं, हर चीज के गुण दोष के आधार पर असेसमेंट करते हैं, इसलिए हमारा जो चेहरा है साफ सुथरा और हाथ भी काम करने वाले हाथ भी
साफ सुथरे लोगों को दिखाई देने चाहिए और होना भी यही चाहिए। राजनीति में इसलिए लोग नहीं आते कि हाथ गंदे करें, चेहरा गंदा करें। इसलिए राजनीति में साफ सुथरा चेहरा, साफ सुथरे हाथ जब रहेंगे तभी राजनीति उत्कृष्टता पर रहेगी, अन्यथा राजनीति बदनाम होकर रह जाएगी। 15 साल के वनवास के बाद 2018 में कांग्रेस एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई थी। पर जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस मंत्रिमंडल में सत्यनारायण शर्मा जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ हिस्सा के रूप में नहीं दिखा। कैसा महसूस किए थे सत्यनारायण शर्मा जी उस समय पर? देखिए, मेरे अलावा धनेन्द्र साहू जी जैसे शख्सियत भी बाहर रही, उस वक्त भी हमने यही कहा था पार्टी का जो भी आदेश हमें सिरोधार्य है, ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है कि किसे अपने मंत्रिमंडल में जगह दे या न दे। इस हमने एक जरा सा भी असंतोष या आक्रोश जाहिर नहीं किया। नहीं, असंतोष या आक्रोश की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। महसूस क्या किए थे उस समय सत्यनारायण शर्मा जी? बहुत खुश हुए थे, अच्छा हुआ ऐसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ, या इस बात का आघात लगा सत्यनारायण शर्मा जी को कि किस प्रकार की पार्टी की स्थिति हो गई है? इतने अनुभव, वरिष्ठता, योग्यता सबको दरकिनार करते हुए केवल जाति आधारित लोगों को शामिल किया जा रहा है। शुरू में तो लगता है, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि बहुत अच्छा हुआ हम शामिल नहीं हुए जी। ये अच्छा लगने की वजह जगह तो जैसे मैंने बताया ना कि गंदे चेहरे, साफ सुथरे हाथ और चेहरा, साफ सुथरा चेहरा हर व्यक्ति का दिखना चाहिए जी। और दुर्भाग्य है कि हमारे दोनों मिनिस्टर हारे जी। ये दुर्भाग्य है, ये आपका मानना है कि ऐसा होना ही था और हो गया? दुर्भाग्य इसलिए कि ऐसा हुआ जी, और होने के पीछे कारण, नॉन कारण, सब कारणों को जानते भी हैं लोग, सब कारणों को लोग जानते भी हैं। अच्छा सत्यनारायण जी, थोड़ा अपन दूसरी शैली में बातचीत करते हैं। आपने 6 दशक का सार्वजनिक जीवन जिया। अगर खुदा ना खास्ता ईश्वर आपको मौका दे कि दोबारा से अपने जीवन को शुरू कीजिए, तो सत्यनारायण शर्मा एक बार फिर राजनीतिज्ञ होना चाहेंगे या कुछ और होना चाहेंगे? देखिए, अब दोबारा मौका न तो मैं लेना चाहता हूँ, न मुझे लेने की कोई ख्वाहिश है, क्योंकि एक बार सारे अनुभव मैंने खट्टे और मीठे सब अनुभव मैंने देखे हैं, और अब केवल जनता की तकलीफ दूर करने का ही काम अपने हाथ में रखूंगा। कोई भी मेरे पास दिन दुखियारा कोई, मेरे सवाल को फिर से समझिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मौका मिले कि आप वापस 20 वर्ष के हैं जी, और आपको तय करना है कि मैं जीवन में क्या बनूं, तो सत्यनारायण शर्मा राजनीतिज्ञ ही बनना चाहेंगे या कुछ और बनना चाहेंगे? राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहता। मैंने बताया सब तरह के अनुभव मैंने प्राप्त कर लिए हैं। अब तो जनता की सेवा करना ही मेरा ध्येय है, मरते दम तक जनता की सेवा करता रहूं, बस यही है। तो राजनीति से इतना मोह भंग क्यों हुआ आपका? अब मैंने जैसा कि बताया, सारे प्रकार के अनुभव मैंने देखे हैं जी, और अब नौजवानों को राजनीति में आने का अभी एक सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि बहुतायत हमारी नौजवानों की पीढ़ी ही सामने है जी। हम लोग तो उस दरख्त की तरह हैं जिसके जो दरख्त सूख जाता है, जिसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, नई कोपल आती है, तो नौजवान नई कोपल की तरह होंगे हम लोगों के लिए। इसलिए हम उनको आशीर्वाद देंगे और खूब आगे बढ़े। तो नई कोपल में आपको ज्यादा उम्मीद किस पेड़ पे दिख रही है? कांग्रेस में दिख रही है या भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है? देखिए, दोनों पार्टियों से हट करके मैं कहना चाहता हूँ, जो ऊर्जावान हो, ईमानदार हो और अपने भविष्य की चिंता करता हो, लोगों की सुध बुध ले, लोगों की बातों को समझ करके उन्हें उनके आंख के आंसू पहुंचे, ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करूंगा। कौन लोग हैं ऐसे? इतने साल से आप राजनीति में हैं। किसी भी राजनीति में। अरे मेरा आपसे सवाल है सर जी, जो आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, आंसू पहुंचे, दुख दर्द दूर करे, लोगों की मदद करे, थोड़ा नाम गिनाइए ना। 60 साल के सार्वजनिक जीवन में कितने नेता आपको इस स्तर पर दिख गए? जरा पता तो चले सत्यनारायण जी को किन के हाथों से गरीब का आंसू पहुंचता हुआ दिख गया, किसी ने दूसरों का जीवन बनाने में अपना जीवन लगा दिया, या लोग अपनी कुटिया को कोठी में ही तब्दील करते रह गए, ये बताते हुए कि हम तुम्हारी कुटिया संवारने आए हैं। देखिए, ये कोठी वाले लोग तो बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करेगी जनता जी। अपनी खुद की कोठी भर ले, गरीब की झोपड़ा टूट जाए, ऐसा जनता कभी नहीं चाहेगी। आजकल ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता ढूंढना बहुत मुश्किल काम है जी। वो करेंगे कुछ, दिखेंगे कुछ और होंगे कुछ जी। इसलिए इसका अंतर का आकलन करना बहुत ही कठिन काम है, और इसलिए जनता ही इसका फैसला करती है
कौन नेता ज़्यादा लोकप्रिय है, कौन ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा है, कौन लोगों के तकलीफ को आगे बढ़ाता है, कोई सामयिक समस्या के बारे में आवाज़ उठाता है, वही नेता आजकल आगे चल पाएगा। बाकी कोई नेता का अस्तित्व नहीं रहेगा। आप कई बार के विधायक रहे जी, कई बार के मंत्री रहे, जी। कौन सा ऐसा काम आप ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कर पाए जो आपके मन को संतोष देता है कि जनता ने या ईश्वर ने मुझे अवसर दिया और मैं ये काम कर पाया? कोई ऐसा काम है जो सत्यनारायण शर्मा को मन से संतोष देता? देखिए, मैंने जब मेरे पास कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट था तब मैंने एक ही सिद्धांत का प्रतिपादित किया कि कोई भी कानून हम बनाएं उस कानून के बारे में आम जनता से डायलॉग्स होने चाहिए जी। बिना लोगों से पूछे, बिना सोचे समझे, बिना कोई भी अगर कानून हम जनता पर थोपेंगे उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। और मैंने बहुत से ऐसे काम किए, नए नए काम भी किए हैं मैंने। जी। नई राजधानी जब बन रही थी उस वक्त मैंने ये कहा था कि मेरी लाश पर नई राजधानी बनेगी, अगर एक भी गरीब आदमी का मकान टूटेगा, एक भी गरीब आदमी की जमीन या घर इसको एक्वायर किया जाएगा, तो मैंने उस वक्त कहा था। उस वक्त ये तय हो गया था केवल सरकारी जमीन पर राजधानी बनेगी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। बीच में मंदिर शोध की विधानसभा भी खत्म हो गई, मेरा जहाँ पूरी रुचि थी जी। और मैंने अपने क्षेत्र में जो काम किए वो मुझे याद है, मैं उन्हीं को कह सकता हूँ। राजनांदगांव जिले का मैं इंचार्ज मिनिस्टर था, उस वक्त भी मैंने जनता से जीवित संपर्क रखा और जनता की तकलीफ को समझता रहा, दूर करने की कोशिश करता रहा। हाँ, एक काम मैंने राजनांदगांव में किया था कि जो टीचर्स हैं जी, जो शिक्षक हैं, वो स्कूल जाने में कोताही बरतते थे, कम समय के लिए जाते थे, जल्दी देर से जाते थे, जल्दी लौट आते थे। तो हमने स्कूलों में लिखवा दिया था कि शिक्षक की नियुक्ति कब हुई, उसका कार्यकाल का समय क्या है, उसको वेतन कितना मिलता है, उसकी ड्यूटी आवर्स क्या, हमने इस बिल्डों में लिखवा दिया था जी। तो एक सवाल ये उठा कि भाई कलेक्टर का वेतन के, मैंने कलेक्ट्रेट में उनका भी लिखवा दिया जी। बोले विधायक का, तो मैंने अपना भी लिखवा दिया कि 1000 रुपये महीना जी, चपरासी से कम भी लिखवाया जी। क्योंकि उस वक्त हम लोगों का एक जो सैलरी थी 1000 रुपये थी, तो मैंने उसमें लिखवा दिया चपरासी से कम वेतन विधायक का 1000 रुपये मासिक। लेकिन मेरे वहाँ हटने के बाद ये सब चीजें हट गई थी। तीसरा, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में पहला स्लोगन दिया, पढ़बो पढ़ाबो और स्कूल जाबो। इसलिए दिया कि कई टीचर स्कूल तो जाते थे लेकिन रुचि लेकर पढ़ाते नहीं थे, उनके लिए था पढ़ाबो। कई स्कूल गोइंग बच्चे जाते थे स्कूल लेकिन पढ़ते नहीं थे, पढ़बो उनके लिए था। कई ऐसे बच्चे थे जो घर में रहते थे, दूसरा काम करते थे लेकिन पढ़ने नहीं जाते थे, उनके लिए स्कूल जाओ ये स्लोगन दिया। और एक शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार हुआ और बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे। कई जगह मुझे भी बच्चे रोक लेते थे, स्कूल के बच्चे, और कहते थे हमें नैतिक शिक्षा का 1-2 पाठ पढ़ाइए। तो मैं स्कूलों में जाकर के भी कभी उनके बीच में अपनी बात करता था, नैतिक शिक्षा और एजुकेशन पर बात कर लेता था। तो आखिरी बिंदु पर आता हूं जिसके कारण से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जी जी। विप्र फाउंडेशन के द्वारा आपके सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। जी जी। इस अभिनंदन समारोह के आयोजन को सत्यनारायण शर्मा जी किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये विप्र फाउंडेशन एक तरह से वो ऐसी संस्था है जिसके एकमात्र संस्थापक संयोजक सुशील ओझा जी हैं, जिन्होंने एक चिंतन करके राष्ट्रीय एकता के बारे में, सामाजिक समरसता के बारे में और देश की तरक्की और उत्थान के बारे में सबको साथ लेकर के काम करेंगे, सबको जोड़कर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने इष्टदेव भगवान परशुराम जी की एक बहुत बड़ी कल्पना उनके मन में थी कि अरुणाचल में 51 फुट ऊंची एक भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित हो। वो प्राय वो प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है, बहुत जल्दी उसका भी लोकार्पण होगा। इस तरह से विप्र फाउंडेशन ने देश की राजधानी में और बड़े बड़े शहरों में विप्र कुंभ किए जी, और लोग जुड़ते गए, अच्छे काम सबको दिखाई देते हैं। जयपुर जैसी जगह में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना कोई साधारण बात नहीं है।
बेटियों के विवाह के लिए व्यवस्थाएं करना कोई साधारण बात नहीं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो नौजवान है पढ़ाई में रुचि रखते हैं, तो इसके एजुकेशन लोन देना, इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देना कोई साधारण बात नहीं है। वो सब काम किए और कई संकल्प लेकर के कई प्रकल्प तैयार किए हैं। पर ऐसा काम करने वाला संगठन सत्यनारायण शर्मा का सार्वजनिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर रहा है। जी, कितना संतोष है आपको इस बात को लेकर? देखिए, जो संगठन जो मुझे आज मान सम्मान दे रहा है, उनके कार्यों से हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और उनसे बहुत ज्यादा हमको इस बात का फक्र है। विप्र फाउंडेशन सब सामाजिक बंधों को जोड़ करके और देश की सेवा में संलग्न करने के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सामाजिक समरसता, दूसरे समाज को साथ लेकर चलने की बात दूसरा कोई नहीं करता। ब्राह्मण से इस संस्था ने दूसरे समाज को साथ लेकर चलने की बात की। दूसरा, ब्राह्मण का एक गुण है जो मैं बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल सकता है, सबको डाइजेस्ट कर सकता है। एक अद्वितीय बात यही ब्राह्मण में है, यही ब्राह्मण में है जो सत्यनारायण शर्मा जी बता रहे हैं। और सत्यनारायण शर्मा जी जो ये बता रहे हैं वो उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ भी किए, जिसके हम सब साक्षी हैं। सत्यनारायण शर्मा जी दीर्घायु हों, शतायु हों, ऐसी हमारी कामना है। उनका सार्वजनिक अभिनंदन होने जा रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इतनी व्यवस्था के बीच आपने समय निकाला। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, इस कामना के साथ दोस्तों आज की खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।